हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी। आपके मन में भी ऐसा सवाल तो कभी न कभी आ ही आता होगा कि पर्यावरण आखिर है क्या, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। यहाँ तक कि आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि आप खुद भी पर्यावरण का ही एक भाग हैं, यहाँ तक कि आप मानव संसाधन हैं। आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि आप खुद भी क्या है, एक संसाधन ही है, पर्यावरणीय। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल से आइए पढ़ते हैं पर्यावरण और उसके सभी प्रकार के बारे में। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तो रवि नाम का एक बच्चा होता है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या होता है, वो स्कूल जा रहा होता है। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही, यानी कि क्या होता है, जो खेल का मैदान था वहाँ पे खुदाई चालू थी, मिट्टी वहाँ से निकाली जा रही थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया था कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदों के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे स्कूल जाता है देखता है कि जहाँ पे वो खेला करता था वो ग्राउंड की मिट्टियाँ मतलब वहाँ से खन के निकाला जा रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होता है। उसके मन में काफ़ी ज़्यादा निराशा काफ़ी ज़्यादा मतलब वो निराश हो जाता है। आपने भी बचपन में कहीं ना कहीं क्रिकेट वगैरह खेला ही होगा। तो जिस ग्राउंड में आप खेलते थे तो क्या होता था कि कंटिन्यू जिस भी ग्राउंड में आप खेलते थे, कभी कभी क्या होता था, उसका भी अतिक्रमण लोग कर लिया करते थे, आपको खेलने नहीं दिया जाता था। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। आगे देखते हैं। कक्षा में रवि में पहुंचकर अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। बच्चे के मन में ये क्या आता है, डाउट आता है कि पर्यावरण होता क्या है, जिसको इन्वायरमेंटल बोलते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, तो शिक्षक ने क्या बताया कि आप जो भी अपने आसपास देखते हो वो सभी क्या है, पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने क्या कहा, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ये सभी भी क्या होते हैं, पर्यावरण के ही पार्ट होते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित बस्तियों की सूची बनाइए। तो ये सूची आप भी बना सकते हैं। रवि, परमजीत, जिस, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो पर्यावरण में परिवर्तन किस वजह से होता है? हमारी ज़रूरतों के आधार पर, क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसको पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुँच ही जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृति का कितना सुंदर व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। ये कोई पेड़ मतलब के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार हो गया, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? कारखानों में। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। आपको ये जवाब मिल गया होगा कि हम इंसानों ने प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन किया। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक में मतलब परिवर्तन ही कहलाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसको आप देख सकते हैं। पर्यावरण के घटक यहाँ पे क्या क्या हैं? कुछ मानव निर्मित हो गए और कुछ यहाँ पे प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या है? जल हो गया, वायु हो गया, स्थल हो गया और जैव मंडल, जिसके अंदर हम खुद भी आते हैं। इसके अलावा मानव के द्वारा निर्मित जो होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग हैं। यहाँ पे आप नीचे और देख सकते हैं कि मानव में क्या है, पर्यावरण के सभी घटक में तो क्या आता है? एक व्यक्ति आता है, परिवार भी आता है, समुदाय भी आता है, धर्म भी आता है, शैक्षिक यानी शिक्षा, इकोनॉमी यानी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी आती है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी यानी कि सजीव एवं निर्जीव दोनों परिस्थितियाँ यहाँ पे शामिल होती हैं। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी परिस्थितियाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे परिस्थितियाँ, जो भी स्थान है, ये सभी हमारे मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सजीव में आप क्या देख सकते हैं? जैसे कि पादप जंतु, ये सभी सजीव और निर्जीव में क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि पत्थर, चट्टान, ये सभी क्या हैं? निर्जीव है। आगे देखते हैं।
जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, सभी पेड़ पौधे, यहाँ तक कि इंसान, जंतु, जीव सभी शामिल है। लेकिन मानवीय पर्यावरण क्या होता है, यानी मानव के द्वारा जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है वो सभी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पे शब्द उत्पत्ति देखिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोरेर या इन्वायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि हमारे आसपास। तो यही तो होता है पर्यावरण में कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी मिलकर पर्यावरण कहलाती हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु जीव यानी जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थलमंडल हो गया, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ये क्लास 6 में ही हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है, स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इस पे क्या होता है, पहाड़ होते हैं, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला ये विषम धरातल होता है, यानी एक समान नहीं होता, विषम होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर के सतह पर भी पाई जाती हैं। ये हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो पर्वत पहाड़ हैं वो समुद्रों में भी पाए जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है, आप देख सकते हैं। 11,000 से भी ज़्यादा, मतलब 11,000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है समुद्रों के नीचे, जो कि अपने हिमालय से भी ज़्यादा बड़े बड़े पाए जाते हैं। और हिमालय की लेंथ कितनी है, 8,848 मीटर। आगे देखते हैं, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो स्थलमंडल में क्या होता है, जहाँ पे कृषि होती है, वन होते हैं, मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी मिलते हैं। और जितने भी मिनरल होते हैं यानी खनिज पदार्थ वगैरह, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, इसी मंडल में पाए जाते हैं, इसमें स्थलमंडल में। यहाँ पे देखिए, आओ कुछ करके सीखें दिखाए। आपके आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसकी आप सूची बना सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र कोई फिगर के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थलमंडल सभी को यहाँ पे दर्शाया गया। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है, हमारे दैनिक जीवन में पानी के क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए, जो भी पानी आए, जहाँ से भी आए, उसको व्यर्थ में बहाना नहीं चाहिए। आप भी फालतू में पानी मत बहाया करिए। क्या होता है शहरों में, कुछ लोग बस नल की टोटी चालू कर देंगे, उससे पानी बहता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल मत बहाइएगा। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, सागर, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आओ कुछ करके सीखे। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें किस दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज़ धूप है या कोहरा है। ये आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें कई प्रकार की गैसें, किसमें, जो भी वायुमंडल है उसमें कई प्रकार की गैसें, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो मौसम क्या होता है, किसी भी स्थान का जो भी तापमान, टेम्परेचर वगैरह सभी चेंजेस होते हैं वो सभी क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और जलवायु क्या होती है, एक लंबे समय का, मतलब मौसम का अनुपात निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। एक लंबे समय का मौसम का एवरेज निकाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जलवायु। ये भी क्लास 6 में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण केंद्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पे जल, वायु और जमीन तीनों मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। यही हमारा परतंत्र होता है। तो परतंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीवधारी, सभी जीव जंतु शामिल होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, मतलब सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ और पूरे पर्यावरण के साथ भी भौतिक एवं जो भी प्रक्रियाएँ करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, सभी के साथ मिलकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उनमें रहते हैं। और क्या होता है, ऊर्जा का वहाँ से उत्पादन होता है या निष्कर्षण भी होता है। ये सभी मिलकर क्या होता है, और पदार्थों का वो स्थानांतरण किया करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सभी मिलकर क्या बन जाता है, एक परितंत्र, यानी कि चारों तरफ का एक तंत्र बन जाता है जिसके अंदर सभी घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देखते हैं परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक NCC कैंप में
जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। केरल के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब एक डेजर्ट की तरह, जैसलमेर कैसा है, एक डेजर्ट है, तो वहाँ पे पानी बहुत ही कम बारिश होती है वहाँ पे, तो उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। कहानी में बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र और फोटो लाइए, तो आप भी ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक ताल का परितंत्र, एक तालाब है, उसका एक परितंत्र दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बत्तख दिखाई दे रहा है, कुछ पशु भी है, हिरण भी हैं, फूल भी हैं, कमल के पेड़ पौधे भी हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब अगर आप कहीं गए होंगे अपने आसपास के किसी तालाब में, तो हो सकता है वहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाए। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे। तो ये कहाँ की बात हो गई है, रेगिस्तान, तो वहाँ पे क्या है, ऊँट मिलेंगे। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ जाता है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने बताया। तो रवि नाम का बच्चा क्या होता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि इन सभी जीव जंतु जो हैं, क्या उनमें आपस में संबंध होता है? तो शिक्षक क्या बताते हैं कि हाँ, होता है। यहाँ पे आप फैक्ट याद रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। प्रायः एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या करता है, परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक परितंत्र बनाता होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल बनाता ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को ले लिया जाता है, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लिया जाता है। आगे देखते हैं, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन की ओर जीना सीखा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया तो वस्तु विनिमय पद्धति का निर्माण होता है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो क्या होता है, जब औद्योगिक क्रांति आती है तो उसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। परिवहन तेज गति से हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि जो भी सूचना इंफॉर्मेशन क्रांति हुई उससे क्या हुआ, पूरे विश्व में संचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आप भी देख सकते हैं भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, यानी सभी को डिजिटली साक्षर किया जाए। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो सोच के बताइए कि आप क्यों करते हैं, कमेंट बॉक्स में। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। यानी कोई भी निर्माण करिए उसको सतत विकास के साथ कीजिए, ये नहीं कि एक ही दिन में सब समाप्त हो जाए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, नूरी। मिजोरम कहाँ है, पूर्वी भारत का हिस्सा है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। आप भी गर्मियों की छुट्टी में कहीं ना कहीं जाते होंगे, मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ, या हो सकता है कहीं और जाते होंगे घूमने, तो आपने भी वहाँ पर जाके कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा। आओ कुछ करके सीखते हैं। तो ये करके सीखने वाली चीज़ें, इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। तो देखिए पर्यावरण, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि पर्यावरण क्या होता है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी आवरण पाया जाता है वो ही हमारा पर्यावरण होता है। फिर हमने देखा पर्यावरण के घटक, तो उसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड होते हैं। फिर मनुष्य भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन ही है जो कि कोई
देखिए प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इंसान खुद ही नई चीज़ें बना रहा है, इसलिए कि ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में इस क्लास में या तो हो सकता है अगली कक्षाओं में डिटेल्स पढ़ने के लिए मिलने वाला है आपको। तो इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट दिया है। परतंत्र क्या है, ये प्राकृतिक। देखिए इन सभी का एमसीक्यू क्या होगा, मैं सभी का एमसीक्यू एक साथ ही कराने की कोशिश करूँगा। ये पहले सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं 50 से 100 एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्ज़ाम के साथ ही, मतलब किस एग्ज़ाम में वो पूछा गया है, ये सारी डिटेल के साथ मैं आपको करा दूँगा। ठीक है।